हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं, जो सैंपल पेपर हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन हल सहित इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी का पूरा पेपर आने वाला है। अगर आपने इस मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के अंदर हिंदी के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके हिंदी का पेपर बनने वाला है और इस मॉडल पेपर से भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपको सेम टू सेम आपके हिंदी के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आपको इस पूरे मॉडल पेपर को तैयार करना है और वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक परीक्षा 2025-26 सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025-26 नमूना प्रश्न पत्र, यानी ये मॉडल पेपर है और ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो राजस्थान बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। हिंदी का मॉडल पेपर है और इस वीडियो के अंदर कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हिंदी का हल सहित मिलने वाला है और जो समय है पेपर में वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। और इसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी का पेपर आने वाला है। ये आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं और इसमें कितने आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और कितने आपके रिक्त स्थान वाले आएंगे, तो कंप्लीट पेपर है उसका पैटर्न आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौगोलिक शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके ब ऑप्शन होगा, यानी प्रत्यय। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है निराकार शब्द है वो किस उपसर्ग से बना है। तो निराकार शब्द है वो किस उपसर्ग से बना है, आपके निर उपसर्ग से बना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब ऑप्शन होगा। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता क्या कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। तो इसमें द वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा विकल्प आपको छांटना है जिसमें मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में झूठा सच है, बे ऑप्शन में त्रिशंकु है, स ऑप्शन में मैं हार गई और द ऑप्शन में एक प्लेट सैलाब। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 के अंदर ए वाला जो ऑप्शन है यानी झूठा सच, ये आपका करेक्ट होगा। यानी झूठा सच है वो मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। बाकी त्रिशंकु है, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। उसके बाद में 5वां प्रश्न दे रखा है कि लेखक ने बाल गोपिन की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष है वो किस दिन देखा। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो इसमें द वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, आपकी पुत्र की मृत्यु पर। उसके बाद में 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है, गोपियों के द्वारा उद्धव को अनंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है। तो गोपियों के द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है आपके प्रेम धर्म, ये आपका सही होगा। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है आपको कि अट नहीं रही है कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है। तो अट नहीं रही कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका ए वाला जो ऑप्शन है फागुन, ये आपका करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि संगतकार का कार्य होता है। तो संगतकार का कार्य है वो क्या होता है। तो इसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, मुख्य गायक के साथ स्वयं मिलकर उसके स्वर को बल प्रदान करना। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके
प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है, भोलानाथ और उसके दोस्तों का कौन सी शरारत महंगी पड़ी, यानी भोलानाथ और उसके दोस्तों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। तो प्रश्न संख्या यहां पर 9 के अंदर ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चूहों के बिल में पानी डालना। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, भारी दबाव। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि साना साना हाथ जोड़ी, पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी। तो इसमें 4 विकल्प आप देख सकते हैं, इसमें आपके सही विकल्प ब ऑप्शन होगा, यानी ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कंचनजंगा देखने के लिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि तिमरो माया सगे मलाई सता उच्च पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो 12वें क्वेश्चन के अंदर स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। तो देखिए टोटल 12 जो प्रश्न हैं वो आपके बहुचयनात्मक प्रश्न आएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग बोर्ड का पेपर आएगा हिंदी का। ओके, यानी हिंदी के पेपर में आपको 12 क्वेश्चन है वो आपके बहुचयनात्मक मिलेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह क्रिया कहलाती है। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या लिखना है, सकर्मक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, सकर्मक, यानी पहले रिक्त स्थान में सकर्मक आएगा। उसके बाद में दूसरा है कि वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, गुणवाचक लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, गुणवाचक, यानी दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें गुणवाचक आएगा। उसके बाद में तीसरा है आपके वे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें शब्द कहते हैं। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें अवयव आएगा। क्या आएगा बच्चों, अवयव, या फिर अवयव की जगह आप अविकारी भी लिख सकते हैं, यानी अवयव लिख दो या फिर अविकारी लिख दो, दोनों उत्तर आपके क्या होंगे, सही होंगे। उसके बाद में 4 नंबर है, सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों, 6 भेद होते हैं। और 5वां प्रश्न है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत शब्द है, इसमें कौन सी संधि होगी, आपकी यण संधि होगी। तो इसमें आपको यण है वो लिखना है। और उसके बाद में 6ठा प्रश्न है, रात दिन शब्द में कौन सा समास है। तो रात दिन में कौन सा समास होगा, तो रात दिन का समास विग्रह होगा रात और दिन, यानी इसमें और का लोप हो रहा है। तो ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा बच्चों, द्वंद्व। तो इसमें आपको द्वंद्व लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके, तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय आदर्श त्याग और सेवा, और आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, इस गद्यांश को, इस अपठित गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं सभी प्रश्नों के उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श है, और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, त्याग और सेवा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि दूसरों के लिए सोचने से हृदय में किस प्रकार का बल आ जाता है। तो दूसरे में क्या आएगा, आपके स आएगा, यानी सिंह सा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश में से आपको छांटकर बताना है। तो स्वार्थी शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा आपके, ये होगा निस्वार्थ। तो इसमें स ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या होगा, भारत के राष्ट्रीय आदेश,
यानी भारत के राष्ट्रीय आदर्श, ये वाला जो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रीय आदर्श, ये इसका क्या होगा, उचित शीर्षक होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 5वां प्रश्न, लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी। तो लेखक को क्या देखकर प्रसन्नता होगी, यहाँ पर इसका आंसर लिख रखा है, यहाँ से इसका आंसर है, यानी 5 नंबर जो प्रश्न है, यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। तो यहाँ पर देखिए यदि से लेकर 5वें प्रश्न का जो उत्तर है वो यदि से लेकर प्रसन्नता ही होगी, यहाँ तक है। ओके, उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है। कौन सा व्यक्ति उत्तम रूप से कार्य करता है, जो पूर्णतः क्या हो, निस्वार्थ हो। ओके, तो ये इतना आप इसमें लिख सकते हैं, जो पूर्णतः निस्वार्थ हैं। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न आपको दिया गया, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उषा की लाली में अभी से गए निखर, हेमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि, देखता रह गया अपलक कवि। तो पहले इस पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उसके बाद में इसमें आपको पहला प्रश्न पूछा गया है कि पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, ये आपको इसमें दिया गया है, उषा की लाली, ये नाम आपको लिखना है, यानी पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, उषा की लाली। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, पद्यांश में किस समय का वर्णन हुआ है। तो पद्यांश में किस समय का वर्णन हुआ है, यहाँ पर प्रातःकाल या फिर आप सुबह लिख सकते हैं, प्रातःकाल या फिर सुबह। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, कवि को क्या डर लग रहा था। तो कवि को क्या डर लग रहा था, यहाँ पर दे रखा है कि सुबह की जादुई आभा बिखरने जाए, सुबह की जादुई डर था, प्रतिपिल अवरूप यह जादुई आभा जाए ने बिखर। तो इसमें आपको लिखना है कि सुबह की जादुई आभा बिखर न जाए, बस इतना उत्तर आपको इसमें लिखना है। और 4 नंबर प्रश्न है कि कविता में कवि ने हेमगिरी किसे कहा है। तो हेमगिरी किसे कहा है, हिमालय को कहा है। हेमगिरी किसे कहा है बच्चों, हिमालय को। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो आपको करेक्ट करना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है, इसमें हेमगिरी के शिखर किससे निखर गए। तो हेमगिरी के जो शिखर हैं वो किससे निखर गए, यहाँ पर उषा की लाली। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। 6ठा प्रश्न है कि कविता में रवि को किसके समान बताया है। तो कविता में रवि को किसके समान बताया गया है यहाँ पर, तो इसके अंदर आपका दय वाला जो ऑप्शन है शिशु के समान बताया है। तो दय ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है आपकी, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। तो इस पूरे गद्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि आषाढ़ मास में प्राकृतिक वातावरण है वो कैसा था। तो आषाढ़ मास में प्राकृतिक वातावरण है वो बच्चों कैसा था, रिमझिम था। तो इसमें आपको रिमझिम लिखना है। ओके, और दूसरा प्रश्न है, आषाढ़ की रिमझिम में गांव के लोग क्या करते थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, और धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। तो यहाँ तक इसका उत्तर है। और तीसरा प्रश्न है, किसके संगीत के स्वर की तरंग स्वर्ग की ओर एवं लोगों के कानों की ओर आ रही है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों आपके बाल गोपिन के संगीत से, बाल गोपिन के संगीत से। उसके बाद में अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो इसमें भी आपके जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपके सरल प्रश्न है, इजी प्रश्न है। 6ठा प्रश्न है, प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो पहले इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है वो आप एक साथ देख सकते हैं। काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है, और दूसरा है खेतों में लहलाती हुई फसल को देखकर मानव मन से क्या चित्र उभरता है।
कल्पना के आधार पर लिखिए। तीसरा है आपके रूपांतर है सूरज की किरणों का पंक्ति का आशय। तो इन तीनों प्रश्नों का जो उत्तर है वो आप एक साथ देख सकते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है और ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है और ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और उसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दे रखा है, अगर ये वाला पद्यांश आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए पेपर में आपको सेक्शन बी दिया गया है, खंड ब दिया गया है। निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के प्रत्येक का उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखना है। तो इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको एक साथ में मिलेगा। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न देख सकते हैं, हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर आपको लिखना है। 8वें प्रश्न आप देख सकते हैं, लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग का कटाक्ष किया है। कथन को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 10 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर वीर योद्धा की आपको विशेषताएं लिखनी है। 11वां प्रश्न है, आत्मकथा सुनाने का अभी समय नहीं है, कवि ने ऐसा क्यों कहा? आत्मकथे काव्यांश के आधार पर आपको समझाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 दे रखा है, दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान डालने में समर्थ होती है, कथन में निहित भाव है, उसको आपको समझाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है, लेखक के साथियों ने मुशन तिवारी को क्या कहकर चिढ़ाया और उसका क्या परिणाम हुआ? माता का अचल पाठ के आधार पर लिखना है। प्रश्न संख्या 14 है, लेखक ने जीव अवयव के अपयोग के बारे में क्या अनुमान लगाया? मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 15 है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 से लेकर 15 तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर है वो आप एक साथ देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, खंड ब के अंदर आपके प्रश्न संख्या 7 से लेकर 15 तक के प्रश्न है तो उनका उत्तर आप एक साथ देख सकते हैं। ये आपके प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दे रखा है, हालदार साहब वाले प्रश्न का उत्तर है। और यह आपके प्रश्न संख्या 8 है, लखनवी अंदाज में लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया। इस रचना में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया जो वास्तविकता से दूर भागते हैं और अपनी बनावटी जीवन शैली का गर्व से घमंड से लोगों के सामने दिखावा करते हैं, वे अपने वास्तविक सत्य को दिखाना नहीं चाहते। उसके बाद में ये आपके प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह शहनाई वादन के क्षेत्र में क्या है, अद्वितीय थे और उनकी शहनाई की ध्वनि शुभ और मंगलकारी अवसरों पर बजाई जाती थी। तो पूरा उत्तर आप देख सकते हैं। यह आपके प्रश्न संख्या 10 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अनुसार वीर योद्धा की विशेषताएं देख सकते हैं। साथ साथ में आप इनको लिख सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह आपके प्रश्न संख्या 11 का उत्तर दे रखा है और यह आपके प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दे रखा है। और उसके बाद में ये आपके प्रश्न संख्या 13 का उत्तर दे रखा है, भोलानाथ वाला जो पाठ है आपके हिंदी में उसका उत्तर है आपके। और ये आपके प्रश्न संख्या 14 का उत्तर दे रखा है। और प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपको मुहावरा पूछा था और यहाँ पर उसका वाक्य में प्रयोग। तो आपको मुहावरा पूछा गया था, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। मुहावरे का अर्थ होगा अलग थलग रहना या अपना काम सबसे अलग ढंग से करना। वाक्य में प्रयोग आप देख सकते हैं, जब से रमेश की लड़ाई हुई है वह सबसे अलग थलग रहता है और अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 7 से 15 तक के उत्तर हैं वो आपको मिल गए हैं। यानी जो खंड ब है उनके सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको एक साथ दिए गए हैं। उसके बाद में आपको खंड स दिया गया है, सेक्शन सी दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 16 है आपके, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। पंक्ति का नेताजी के प्रति पान वाले का दृष्टिकोण आपको स्पष्ट करना है। अथवा में भी दे रखा है प्रश्न आपको। और प्रश्न संख्या 17 है आपके, अट नहीं रही है कविता में
कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन वो किन रूपों में किया है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके, कितना कम लेकर में समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 19 दे रखा है, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा में प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो प्रश्न संख्या 16 से 19 यानी सेक्शन सी के उत्तर है वो आप एक साथ देख सकते हैं। आपके खंड 6 है जिसमें प्रश्न संख्या 16 से 19 तक के जो उत्तर हैं वो आपको एक साथ में मिलेंगे। या आपके प्रश्न संख्या 16 का उत्तर दे रखा है कंप्लीट, आप पढ़ सकते हैं इसको। और यह आपके प्रश्न संख्या 17 का उत्तर दे रखा है, इसका जो आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं या इनको लिख सकते हैं। यह आपके प्रश्न संख्या 18 का उत्तर दे रखा है कंप्लीट। और यह आपके प्रश्न संख्या 19 जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में पूरा इसमें लिखा हुआ है। और यही इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। यह आपके कर्तृत्व दे रखा है जिसमें काव्य है, नाटक है, उपन्यास है और भाषा है। तो कंप्लीट आपको तैयार करना है। यह आपके खंड द है, सेक्शन डी है जिसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। जिसमें पहला है आपके मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप। और दूसरा है आपके यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण और युवा। और तीसरा है आपके आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें 3 निबंध आपको दिए गए हैं, 3 में से कोई भी एक निबंध आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 21 है, यानी प्रश्न संख्या 20, 21, 22 इनके जो उत्तर है वो आपको एक साथ में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 21 आप देख सकते हैं, इसमें स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 के अंदर निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्तीकरण करना है आपको। और अथवा में प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित पंक्ति का आपको पलवन करना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। यानी प्रश्न संख्या आपके 20 से लेकर प्रश्न संख्या 22 तक के जो उत्तर है वो आप एक साथ देख सकते हैं कि खंड द है। और खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 20 है जिसमें आपको निबंध पूछा गया था मोबाइल फोन छात्र के लिए वरदान और अभिशाप। तो इसमें पहला पॉइंट है आपके प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आपको क्या क्या लिखना है वो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव, तो ये वाला भी आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट है आपके मोबाइल फ़ोन से लाभ, यानी मोबाइल फ़ोन के क्या लाभ हैं, इससे हम अपनी एजुकेशन में भी बहुत सारे लाभ हैं। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके मोबाइल फ़ोन से क्या हानियां हैं, यानी मोबाइल फ़ोन है उससे हमारे को क्या नुकसान पहुंचता है, क्या हानियां हैं वो आपको लिखनी है। 5वां है आपके उपसहार। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 के अंदर आप देख सकते हैं शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति के लिए आपको प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर विषय में आपको लिखना है शैक्षणिक भ्रमण पर जाने के लिए अनुमति, यहाँ पर महोदय। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल आपको लिख कर आना है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 22 के अंदर आपको मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका पलवन यह है कि जीत और हार मनुष्य के मन की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति मन से ही हार मान लेता है तो वह निश्चित रूप से असफल हो जाता है, भले ही परिस्थितियां उसके पक्ष में हो। उसके विपरीत यदि वह अपने मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करता है, कोशिश करता है, तो वह किसी भी चुनौती पर विजय है वो प्राप्त कर सकता है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं, मनोबल की शक्ति, नकारात्मकता से बचे। तो इस प्रकार से हिंदी मॉडल पेपर का जो फुल सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। इसी प्रकार से आपको हिंदी पेपर की तैयारी है वो करनी है।